नमस्कार, बिस्तक के वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम शंखधार और मेरे साथ हैं इंडिया टुडे हिंदी के संपादक अंशुमान तिवारी जी। आज की इस वीडियो में चर्चा सरकार की तरफ से उठाए गए उन कदमों के बारे में जो दरअसल मांग को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए हैं। 2 3 कदम ऐसे उठाए गए हैं जिससे ये अनुमान लगाया है सरकार ने कि करीब अर्थव्यवस्था में 72,000 करोड़ रुपए की मांग को बूस्ट किया जा सकता है। कितने असरदार होंगे ये कदम? क्या असर होगा इन कदमों का? कंपनियां इसको किस नजर से देखेंगी? बाजार इसको किस नजर से देखेंगे? त्योहार से पहले इन कदमों का दरअसल मतलब क्या है? पिछले जो सरकार के कदम उठाए थे सरकार ने अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए, क्या उनकी भी कुछ बात ये कदम कहते हैं? इन सब पर आज की चर्चा। तो सर, सबसे पहला मेरा सवाल, जो सीधी कोशिश की गई है सरकार की ओर से लोगों के हाथ में पैसा देकर मदद को बढ़ाने की, क्या आपको लगता है कि सप्लाई साइड के जो भी काम सरकार कर सकती थी कर चुकी है और अब डिमांड को फोकस कर रही है? अ, कहीं न कहीं ये एहसास या ये स्वीकार्यता तो है सरकार के भीतर की सप्लाई साइड से कर्ज कम करके, कर्ज सस्ता करके, कर्ज की गारंटी देकर अर्थव्यवस्था में जो बूस्ट करने की या बढ़ोतरी की कोशिशें थी, वो लगभग पराजित सी हो गई हैं। अब उनमें आगे उम्मीद नहीं दिखती है। लेकिन आज के फैसलों से ये समझ में आया है शुभम कि सरकार के पास बहुत कम विकल्प हैं और बहुत छोटा हिस्सा है जिसके हाथ में वो सीधे पैसा रख सकती है। लेकिन जो 2 कदम आज उठाए गए वो पिछले कदमों की तुलना में कुछ थोड़े ज़्यादा सुविचारित हैं, टारगेटेड है। इसके नतीजे भले ही बहुत छोटे हों क्योंकि इसके नतीजों का एक्सटेंट और नतीजों का असर बहुत लंबा हमें नहीं दिखाई देगा अर्थव्यवस्था पर। पर जहाँ जिनको टारगेट करने की कोशिश करनी चाहिए थी सरकार को, वो की गई है। और शायद कोविड के असर के कारण जो डीए या कर्मचारियों के महँगाई भत्तों में कटौती करके उनके खर्च संकुचित किया गया था, उनके खर्च पर असर डाला गया था। कुछ हद तक उसे प्रेरित करने की और प्रोत्साहित करने की कोशिश आज सरकार ने 2 कदमों के ज़रिए की है। एक तो ये कि सरकारी कर्मचारियों के जो लीव ट्रैवल कंसेशंस हैं, ये यात्रा भत्ते हैं जो उन्हें 4 साल में मिलते हैं, उसके बदले वो एक कैश वाउचर ले लेंगे या कैश में जाकर सामान खरीद लेंगे और वो सामान 12% से ऊपर जीएसटी वाले उत्पादों का होगा। इसका सीधा मतलब कंज्यूमर प्रोडक्ट से है कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स या कंज्यूमर प्रोडक्ट्स खरीदिए और उसका पैसा आकर सरकार से या अपने अपने दफ्तर से वापस ले लीजिए। और दूसरा 10,000 रुपए का एक फेस्टिव एडवांस वापस आया है, जो कि पहले पे कमीशंस में होता था, अब नहीं होता है। हालाँकि 10,000 रुपए की राशि कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है और इसे 10 किश्तों में काटा जाएगा, लेकिन ये भी रुपे कार्ड के तौर है। पर इसमें एक चीज़ महत्वपूर्ण है समझने वाली कि ये दोनों ऐसी स्कीमें हैं जो पूरी तरह कंजम्पशन को, खपत को बढ़ावा देने के लिए है। यानी इसमें नगद हाथ में कोई पैसा नहीं आएगा। कर्मचारी इस पैसे को निकाल के अपनी बचत में जमा नहीं कर पाएगा, उसे इसे खर्च ही करना पड़ेगा। अगर वो रुपे कार्ड लेकर जाएगा तब भी उसे खर्च करना पड़ेगा और अगर वो अपने एलटीसी का रिम्बर्समेंट या वापसी चाहता है तो भी उसे बाजार में जाकर खर्च करना पड़ेगा। तो इस दृष्टि से जो स्पेस सरकार के पास उपलब्ध है उसमें वहां उसने कंजम्पशन बढ़ाने की कोशिश की है। हालांकि साइज बहुत छोटा है, सरकारी कर्मचारियों की संख्या भारत में 70 लाख 80 लाख से ज्यादा नहीं है। अगर आप सब मिला लें, केंद्र राज्य सरकार, पीएसयू और बैंकों के सब मिला लें, केंद्र सरकार के कर्मचारी करीब 47 48 लाख 47.45 लाख के आसपास हैं। तो इस हिसाब से अगर आप माने तो कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन कोशिश जरूर दिखती है। आपको क्या लगता है सर, केंद्र सरकार के पास क्या राज्यों की तरफ से भी ऐसे कदम उठाए जाएंगे? और अगर ये राज्य सरकारों के कर्मचारियों पर भी लागू हो गया किसी तरह, क्योंकि हम देखते हैं कि दिवाली से पहले बोनस की बातें, इंसेंटिव्स की बातें भी होती हैं कहीं ना कहीं, तो आपको लगता है कि अगर केंद्र सरकार की ये पहल को राज्य सरकार भी अपना लेती है और उनके हाथ में भी पैसा छोड़ दिया जाता है तो इसका असर कुछ व्यापक हो सकता है? मैंने उनको मिला लिया है उसके बाद भी, मतलब आप केंद्र और राज्य सरकार के सारे कर्मचारियों को इसमें शामिल कर लें, राज्य सरकारों के भी कर्मचारियों को शामिल कर लें, बैंकों के कर्मचारियों को भी शामिल कर लें और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के कर्मचारियों को भी शामिल कर लें, लेकिन भारत के टोटल कंज्यूमर स्पेस में इनका हिस्सा काफी छोटा है, काफी कम है, इतना बड़ा हिस्सा नहीं है। हालांकि इसमें जो बैठे हुए लोग हैं उनकी कंज्यूमिंग पावर या उनकी क्रय की क्षमता बड़ी है, लेकिन ये इतना बड़ा बड़ा खर्च नहीं है जो बार बार किया जा सके और भारतीय अर्थव्यवस्था को खर्च में लगातार बढ़ोतरी की जरूरत है। एक मुश्त किस्म का खर्च है। अब एलटीसी का कब के पात्र तो एक ही सीमा के अधिकारी होते हैं, सारे अधिकारियों को तो एलटीसी कर्मचारियों को नहीं मिलती। 10,000 रुपए की सहायता सबके लिए है, एक क्रॉस द कैटेगरीज एबीसीडी जिस भी कैटेगरीज में है, उसमें से कितना पैसा वो लेकर आएंगे और उनकी एक मुश्त खरीद होगी। कोशिश ये है कि शायद अगर त्योहार के दौरान थोड़ी बहुत खरीद हो जाए और कुछ नंबर्स अच्छे दिखाई देने
लगे लगे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की डिमांड के, फ्रिज के, रेफ्रिजरेटर के लेकिन ये पेंट अप डिमांड होगी क्योंकि एक मुश्त मदद के कारण आएगी। पर भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार बहुत बड़ा है। यहाँ 60% इकोनॉमी 200 लाख करोड़ रुपए के करीब 120 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी सिर्फ कंजम्पशन पर आती है और उस कंजम्पशन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की नौकरियां गई हैं। अब आप ये कहें कि 12 करोड़ लोगों की जिनकी नौकरियां चली गई हैं ऐसे लोग हर चौथे कर्मचारी की तनख्वाह अगर 40 से 50% या 25 से 30% कट गई है भारत के प्राइवेट स्पेस में, तो उसकी जो डिमांड है या उसकी जो डिमांड टूटी है उसकी इससे भरपाई होगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए सारे लोग ये मान रहे हैं कि इसका ये पॉजिटिव स्टेप है, पर इसका असर बहुत सीमित होगा और बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट प्रोफाइल्स पे दिखाई देगा। 12,000 करोड़ रुपए राज्य सरकार को देने की बात की गई है पूंजीगत व्यय के लिए और 50 साल के लिए कर्ज होगा जो ब्याज मुक्त होगा। ये किस ओर इशारा करता है सर कि क्या राज्यों में जो पूंजीगत व्यय होंगे बड़ी परियोजना, वही पुरानी बात कि ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करेंगे तो रोजगार होंगे, रोजगार होगी तो मांग होगी, या कोई अलग तरीके का प्रयास है ये दरअसल ये थोड़ा सा दिलचस्प और महत्वपूर्ण मूव है, इसे समझना जरूरी है क्योंकि राज्य सरकारों के जो ताजे आंकड़े हमारे पास आए हैं, जिस पर हम बीच तक में चर्चा भी करते रहे हैं कि मार्च से लेकर कोविड से पहले से और अगर आप थोड़ा और पीछे जाएं तो इससे पिछली छमाही से लेकर के राज्य सरकारों का पूंजी खर्च, जिसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, जो आमतौर पर कंस्ट्रक्शन में, निर्माण में, पुल पुलिया, सड़क, स्कूल, भवन बनाने में जाता है, उस खर्च में लगातार कमी हो रही है क्योंकि राज्य सरकारों का राजस्व अभी ही नहीं गिरा है, पिछले 6 महीने से लगातार उसमें गिरावट है मंदी के कारण। तो राज्य सरकार ने किसी भी तरीके से अब कोई नई परियोजनाओं में कोई बड़ा निवेश करने की स्थिति में नहीं है। ऊपर से जीएसटी का कंपनसेशन फंसा हुआ है जिसके कारण राज्य सरकारों को और ज्यादा कर्ज लेना पड़ेगा, यानी जो पैसा उन्हें टैक्स के हिस्से के तौर पर मिलना था उसके लिए भी उन्हें कर्ज के लिए जाना पड़ेगा। इसका सीधा मतलब है कि केंद्र सरकार को समझ में आ रहा है कि राज्यों में कोई नए खर्च की उम्मीद नहीं है। वास्तविक परिस्थिति है कि राज्यों के पास शायद इतना पैसा भी नहीं होगा कि अपने रेगुलर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तनख्वाहें देना और बाकी जो रिकरिंग एक्सपेंडिचर है उनका भुगतान कर सके या उन्हें दे सके। उस बीच में 12,000 करोड़ रुपए का छोटा सा फंड है, देश में 29 राज्य हैं, अगर आप मानेंगे तो बहुत कम हिस्सा एक राज्य के खाते में जाएगा, अगर आप मान लें तो 12,000 करोड़ का फंड है। पर इसमें भी पिछली स्कीमों की तुलना में एक समझदारी और एक टारगेटेडनेस दिखाई देती है। वो ये कि इस फंड का इस्तेमाल अगले साल मार्च तक कर लेना होगा, मार्च 2021 तक। मैं अभी बता दूं कि फंड 2021 तक इस्तेमाल नहीं होगा, सरकार 2021 में इसको फिर बढ़ा देगी 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, लेकिन कम से कम ये लक्ष्य रखा गया है कि मार्च 2021 तक राज्य इसका इस्तेमाल कर लें और आधा पैसा जब इस्तेमाल कर लेंगे तब उसको दिया जाएगा। इसमें बस महत्वपूर्ण बात यह है, और जहां इसमें चूक की संभावना है कि इसका फायदा अर्थव्यवस्था को शायद ना मिल पाए, वो ये कि इसमें ये भी कहा गया है कि जो आपके पुराने कॉन्ट्रैक्टर्स के पेमेंट लटके हैं उनको भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, इसमें सप्लायर्स को पैसा भी दे सकते हैं, इसमें चलती हुई परियोजनाओं में भी पैसा डाल सकते हैं, पुरानी और नई परियोजना में पैसा डाल सकते हैं। नई परियोजनाएं आने की संभावना शुभम बिल्कुल नहीं है क्योंकि फंड इतना बड़ा नहीं है, 12,000 करोड़ का फंड है और उसमें भी नॉर्थ ईस्ट का अलग कोटा है, हिल स्टेट्स का अलग कोटा है। राज्यों को उनके बंटवारे के फार्मूले के आधार पर, जिस फार्मूले के आधार पर उनको केंद्रीय सहायता दी जाती है या रेवेन्यू में या राजस्व में हिस्सेदारी मिलती है, उस आधार पर उनको पैसा बांटा जाएगा। पर इस समय राज्य जो बुरी तरीके से कैश क्रंच से परेशान है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। अगर किसी एक राज्य के खाते में 1,000-1,500 करोड़ रुपए तक भी आ गए तो कम से कम जो फंसी हुई परियोजनाएं हैं, जो ऐसी परियोजनाएं हैं जहां कॉन्ट्रैक्टर का पैसा नहीं गया है, जहां पर चीजें रुकी हुई हैं, या कई ऐसी परियोजनाएं जो लास्ट माइल में जाकर फंस गई, जो पूरी हो जानी चाहिए थी कोविड के कारण, शायद उन्हें थोड़ी पूंजी या उनमें थोड़ा निवेश मिल सकेगा। लेकिन जैसा कि भारत में काम करने का तरीका है, ब्यूरोक्रेसी सुस्त है, सरकारें तत्काल परियोजना नहीं बना पाती, उन्हें परियोजनाओं के प्लान केंद्र सरकार के पास लाने होंगे, उसके लिए पैसा उपलब्ध कराना होगा, फिर उसका इस्तेमाल करके उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना होगा। इस सब प्रक्रिया में लंबा समय लगता है। हमने देखा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच पैसे के लेन देन और ट्रांसफर में काफी समय लगता है। मुझे लगता है इस कोशिश का थोड़ा बहुत असर हमको दिखेगा तो लास्ट क्वार्टर में जाकर, आखिरी तिमाही में जाकर, इस साल की जो आखिरी तिमाही होगी, मतलब जो चौथी तिमाही होगी, उसमें हमें शायद कुछ क्षेत्रों में इसका असर दिखाई पड़ेगा। लेकिन फिलहाल ये कहीं ना कहीं एक ऐसा बेल आउट फंड है जो राज्य सरकारों को फिलहाल जहां जो परियोजनाओं में वो फंसे हुए हैं, जहां उनके पेमेंट फंसे हैं, उनको उनकी मदद करता है। क्योंकि इस फंड में राज्य सरकारों को तत्काल कोई पैसा केंद्र को वापस नहीं करना है, ना ब्याज के तौर पर और ना कर्ज के मूलधन के तौर पर। 50 साल का लोन है, वन टाइम बुलेट पेमेंट है जो कि 50 साल बाद पे करना होगा। तो उस हिसाब से शर्तें इसकी बहुत उदार हैं। अब ये राज्य सरकारों पर है कि इस फंड का इस्तेमाल कैसे करती हैं और इकोनॉमी को कैसे रिवाइवल में लेती है।
दोपहर में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शाम होते होते एक आंकड़ा आया महंगाई का सर। जनवरी के बाद सबसे ज्यादा रिटेल महंगाई पहुंच गई, 7% से पार निकल गई है। खरीफ की अभी सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई है मंडियों में पूरी तरीके से। 15 दिन 20 दिन बाद अब ये और तेजी से बढ़ेगी, तो निश्चित तौर पर खाद्यान्नों के जो दाम है वो और बढ़ेंगे। इस महंगाई में भी जो घी का काम कर रही है आग में, वो भी खाद्य महंगाई कर रही है। क्या आपको लगता है कि इन्फ्लेशन आने वाले दिनों में कितना बड़ा चैलेंज बनेगा, और ठीक त्योहारों के बीच बीच में? महंगाई का आंकड़ा थोड़ा परेशान करने वाला है। इससे पहले तक हमें समझ रहे थे कि ये जो सीजनल महंगाई है ये नियंत्रित हो जाएगी, पर जो अभी आंकड़ा हमारे पास सितंबर का आया है और खासतौर से 7% से ऊपर का 7.34% का, जिसमें कि डबल डिजिट की 11% के आसपास की फूड इन्फ्लेशन है। जबकि जो कोर इन्फ्लेशन है, जिसमें फूड और फ्यूल को आप निकाल देते हैं, ईंधन को और खाद्य सामानों को निकालने के बाद जो महंगाई बचती है, जिसको हम कोर इन्फ्लेशन कहते हैं, उसमें गिरावट आई है। ये एक अजीब सी असंगति दिखाती है। इसमें दो चीजें दिख रही हैं। एक तो इसमें ये दिख रहा है कि जो सप्लाई साइड की क्राइसिस है वो अभी भी बनी हुई है। अनलॉक, लॉकडाउन, अलग-अलग क्षेत्रों में, अलग-अलग जिलों में लॉकडाउन की समस्या के कारण चीज़ों की आपूर्ति स्वाभाविक रूप से बाजार में नहीं हो पा रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो सबसे ज़्यादा प्रभावित तबका था ना लॉकडाउन का, वो इस इन्फ्लेशन में के वो इस कीमतें बढ़ाकर जो अपने नुकसान उसे रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। और तात्कालिक तौर पर चूँकि बाजार में माँग कम है, तो इसलिए स कम आपूर्ति के सहारे माँग आपूर्ति की समस्या के कारण भी, और कहीं न कहीं प्रॉफिट गेन करने की या प्रॉफिट बुकिंग के कारण भी इस महँगाई में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। चिंता ये है कि एक तरफ केंद्र सरकार लोगों के सरकारी कर्मचारियों के हाथ में, लोगों को तो नहीं कहेंगे, सरकारी कर्मचारियों के हाथ में 47-48 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के हाथ में थोड़ा पैसा रखने की कोशिश कर रही है, उन्हें 10,000 रुपए देने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ सामने महँगाई खड़ी हुई है जो 7% है, और 7% सरकारी आंकड़ों में है। जैसे मैंने कहा ना कि महँगाई मौसम की तरह है, महँगाई जितनी दिखती है आंकड़े में, महसूस होने में उसका फर्क बिल्कुल दूसरा होता है। तो जो महसूस करने वाली महंगाई है वो 10, 11, 12% हो सकती है अलग-अलग बाजारों में। तो जो भी अभी कंजम्पशन को पुश करने के उपाय किए जाएंगे, वो अगर ये महंगाई नियंत्रण में नहीं आई, तो वो सारे उपाय बराबर हो जाएंगे। क्योंकि जितना एक्स्ट्रा पैसा लोगों के पास जाएगा, मान लीजिए 10,000 रुपए एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय फेस्टिव एडवांस के तौर पर सामने लेता भी है अपने रुपए कार्ड के जरिए, उसकी जिंदगी जीने की लागत में बिजली का, पानी का खाने की चीजों का खर्च बढ़ चुका होगा। और ये पूरी की पूरी इकोनॉमिक मैनेजमेंट जो बुरी तरह उलझा हुआ, बुरी तरह फंसा हुआ है। सरकार बहुत असमंजस दिख रही थी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर आप भारत के वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री को देखते, तो उनके चेहरे से वो असमंजस स्पष्ट रूप से दिख रहा था कि कैसे क्या कौन सी चीजें मैनेज की जाए, जितना असर इकोनॉमी पर पड़ा है। उस बीच में महंगाई इसे और इस गुत्थी को और कड़ा कर रही है। 7.5% से ऊपर की महंगाई का मतलब है कि अगली मौद्रिक पॉलिसी में भी ब्याज दर में कमी होने की गुंजाइश अब नहीं दिखती है। आरबीआई से और एक पॉज की तरफ ले जाएगा। दूसरी चीज ये है कि खरीफ की फसलें बाजार में आने के बाद महंगाई पे क्या असर पड़ेगा कहना मुश्किल है। कि इस समय जब आप देखिए मंडियों में कीमतें आधी कीमत पर अनाज बिक रहा है और उपभोक्ता के स्तर पर महंगाई की समस्या बनी हुई है। क्या सरकार को इस बीच में इंटरवीन करना पड़ेगा? कहीं कुछ प्रशासनिक उपाय करने पड़ेंगे। ये चुनौती आने वाले समय में अगले 1 महीने के अंदर महंगाई, त्योहारों का मजा, जो भी लोगों के पास त्योहार में खरीद करने की क्षमता है या जो सोच रहे हैं, उनके लिए चुनौती बनेगी। दूसरी एक और चीज ध्यान रखना जरूरी है कि त्योहार चूंकि गहरी मंदी के बीच आ रहा है, लॉकडाउन के बाद आ रहा है, तो सामान्य रूप से व्यापारी और कारोबारी जो भी मांग होगी उसमें वो मुनाफे को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, और इसलिए कीमतों में बढ़ोतरी स्वाभाविक रूप से हमें दिखाई देगी। मांग की कमी के कारण भी, नुकसान की कमी के कारण भी। इसलिए भी मुझे लगता है कि फिलहाल सीजनल इन्फ्लेशन का, परमानेंट इन्फ्लेशन तो भारत में नहीं है, लेकिन अगले 1-2 हफ्ते तक महंगाई में बढ़ोतरी बनी रह सकती है। खरीफ की फसल की कटाई होने के बाद फूड प्राइसेस पर की महंगाई में जरूर गिरावट दिखाई दे सकती है। बिल्कुल, एक तरफ मांग को बढ़ाने के प्रयास और दूसरी तरफ महंगाई का बढ़ना ठीक बीच-बीच त्योहार में, ये 2 खबरें जो बिल्कुल निश्चित तौर पर अपनी-अपनी तरह से प्रभावित करेंगी आपको और हमको। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर चर्चा। तब तक के लिए शुक्रिया।